नमस्कार, आप सभी को हमारा कोर्स एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में सभी को स्वागत है। तो अभी हम वीक 11 में पहुंच चुके हैं, जिसमें मॉड्यूल का नाम है प्रेगनेंसी एंड एबॉर्शन, यानी गर्भावस्था और गर्भपात के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस विषय की आज हम चर्चा करेंगे यानी डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन कैटल एंड बफेलो, यानी गाय और भैंस में गर्भावस्था की जांच। तो मैं डॉक्टर दयानिधि जना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपको पुनः स्वागत करता हूँ। तो इस पूरे जो पाठ्यक्रम में हम जो पढ़ने वाले हैं कि गाय और भैंस में जो गर्भावस्था का जांच करेंगे, या जो हम देसी भाषा में बोलते हैं गाभिन जांच करेंगे, तो किस किस स्टेप में हम जांच करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होता क्या है, कितनी तरह का प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जा सकता है, मतलब कौन सी तरीका से हम कर सकते हैं। कुछ तरीका ऐसे होते हैं जो हम घरेलू कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड लैबोरेटरी में जाके या कोई जांच जाके करा सकते हैं। और गर्भावस्था जांच करने के टाइम पे कौन सी हमें स्पेशल केयर लेना चाहिए, क्या कि कोई भी जैसे कि कोई विशेष हमें देखभाल करनी चाहिए उस टाइम पे, वो भी हमें देखना है ना। तो जो गर्भावस्था हम जांच करते हैं, तो पहले एक टर्म है, उनका नाम है सीजियोग्नोसिस। ये होता है कि एक्यूरेट एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड एज, मतलब उसको हम कहते हैं सीजियोग्नोसिस ना। हम गाभिन जांच क्यों करवाएंगे, मतलब गर्भावस्था जांच क्यों करेंगे, क्या इसका महत्व क्या है, कि जरूरी क्यों है। देखिए, अगर किसी के पास मतलब 10 जानवर हैं, एक जानवर सपोज हमें उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस या गर्भावस्था जांच सही टाइम पे कर लिए, अगर गाभिन है उसको अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, अच्छे से खाना खिला सकते हैं। अगर गाभिन नहीं है, मतलब मान लीजिए आप कृत्रिम गर्भाधान किए हैं या फिर सांड से जैसे करवाए हैं, तो लेकिन गाभिन नहीं हुई है, तो मान लीजिए एक अगर साइकिल उसका वेस्ट होता है, तो मान लीजिए एक दिन में अगर वो 10 लीटर दूध देती है, और लगभग मान लीजिए कि आज मतलब 50 रुपया अगर प्रति लीटर होता है, तो दिन पे कितना हो गया, 500 रुपया लगभग उसका लॉस हो रहा है। अगर एक गाय में अगर 1500 उसका लॉस हो रहा है, अगर मान लीजिए 10 है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लगभग कितना 1.5 लाख लगभग उसका नुकसान हो रहा है। तो ये सबको हम मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, रोकने के लिए, तो गर्भावस्था जांच करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए हम गर्भावस्था जांच करते हैं ना। कोई भी जैसे बोला कि अलग अलग तरीके होते हैं गर्भावस्था जांच करने के लिए, कोई भी गर्भावस्था जांच करते हैं उसका मूल रूप से कुछ कुछ होता है कि भाई विशेष मानव टिप्पणी होना चाहिए, जैसे कि 100% वो सही होना चाहिए। मान लीजिए आप आज गाभिन जांच कर लिए, फिर बोल दिए कि हाँ ये गाभिन है, लेकिन 10-15 दिन बाद और कुछ मेथड से आप और कुछ उपाय से कर रहे हैं गाभिन जांच, उस टाइम गाभिन नहीं निकला है। तो इसीलिए कोई भी मेथड आप अपनाइए तो कोशिश कीजिए कि वो 100% सही होना चाहिए। दूसरा है फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, यानी गाभिन नहीं है लेकिन आप बोल रहे हो गाभिन है। मान लीजिए कि गाय गाभिन है, आप बोले कि जांच किए, नहीं ये तो गाभिन नहीं है। तो ये सब चीज से जैसे दूर है, इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, यानी नहीं होगा गाभिन फिर भी आप बोल रहे हो कि हाँ गाभिन है। फॉल्स नेगेटिव मानी गाभिन होगी लेकिन जांच के टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा, तो इससे भी दूर रहना चाहिए। और डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्द हो सके अगर हम जांच करके बता सकते हैं कि हाँ गाभिन है। मान लीजिए कि गाय में मान लीजिए कि लगभग 270 दिन होता है, ठीक है, 270 दिन प्लस और माइनस 5 डेज मान लीजिए हो गया। अब 265 दिन में अगर आप जांच करके बोल रहे हो कि हाँ ये गाभिन है, तब तो कोई मतलब नहीं उस प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का, यानी गर्भावस्था जांच करने का। तो जितनी जल्दी हम मतलब हम जान सकते हैं कि ये गाभिन है, तो उसी हिसाब से हम गाय का देखभाल कर सकते हैं। कुछ ज्यादा खाना पीना खिला सकते हैं, हम जो कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, या 15 दिन पहले या 15 दिन बाद, जैसे बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, 15 दिन पहले और 15 दिन बाद बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, तो उस टाइम पे हम लोग उसको अच्छे से, जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है उस टाइम हम अच्छे से खिला सकते हैं, अच्छा से देखभाल रख सकते हैं, ताकि जो बच्चा निकलेगा वो सुस्त निकलेगा और बिना कुछ रुकावट या फिर जो बिना कहीं फंसे वो आराम से निकल सकता है। तो ये होता है अगर हम जितने जल्दी हम डायग्नोसिस करते हैं या जांच करके बता सकते हैं।
और बच्चा जिंदा है कि मरा है। मान लीजिए कुछ हम जैसे कॉलेजेस में आते हैं, कुछ गाय या गाय भैंस लेके या भेड़ या बकरी लेके आते हैं मान लीजिए, तो वो हम गर्भ जांच करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि कुछ बकरियों में जैसे कि वो बोलते हैं कि 3-4 दिन से खाना नहीं खा रही है, थोड़ा गिर गई थी कुछ ढलान से, तो बच्चा जिंदा है कि मरा है वो देख लीजिए। तो वो भी जांच करना भी बहुत जरूरी है कि वो जो बच्चा है, ठीक है गाभिन तो आप कुछ चीज देख के बता सकते हैं कि गाभिन है, लेकिन अगर वो गाभिन है, गर्भावस्था में है, क्या वो बच्चा जिंदा है या मरा है, वो भी आपको जांच में बताना जरूरी है। और इसमें होता क्या है, अगर आप सही समय पे सही बता देते हो तो ये एक फायदामंद इसलिए होता है कि ये रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस वो अच्छा होता है। रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस मीन्स एक साल में एक गाय से एक बच्चा जैसे हो सकता है। मान लीजिए एक साइकिल या 21-22 दिन मतलब शिफ्ट हो गया, यानी उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ, तो उसी हिसाब से वो फिर आगे वो बढ़ता जाएगा। सपोज अगर कोई प्रॉब्लम है, हमें उसको जांच डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा वो, तो फिर आगे वो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो किसान के या फिर जो भी कोई मतलब फार्म रखे हैं, जैसे फार्म किए हैं, तो उनका आर्थिक व्यवस्था में बहुत हलचल मच सकती है। तो ये सबको दूरी करने के लिए ये गाभिन जांच करना बहुत जरूरी है। ना अभी चलते हैं देखने के लिए कि किस किस उपाय से हम गाभिन जांच कर सकते हैं। ऐसे होता है तो मान लीजिए कि बाहर बहुत कुछ खाने के लिए है, लेकिन आप कुछ कुछ सिलेक्ट करके खाते हैं, उसी हिसाब से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस या गर्भावस्था में जांच तो बहुत वे में कर सकते हैं, लेकिन कौन सी मोस्ट कॉमनली हमें कर सकते हैं उपाय से। पहला है मैनेजमेंटल। मैनेजमेंटल क्या होता है, जो किसान अपने हिसाब से जो रखा है, तो जैसे कि वो अपने हिसाब से देख के बता सकता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बहुत समय क्या होता है, वो फिजिकल अपियरेंस से या कुछ उसी बेसिस पे वो कर सकता है। दूसरा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत कॉमनली होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या होता है, जो कॉलेज में है या फील्ड में जैसे कि जाके हम जांच करते हैं, परेक्टली हम एग्जाम करके गर्भावस्था जांच करके बता सकते हैं। तीसरा है लैबोरेटरी डायग्नोसिस। इसमें क्या है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड या मतलब कॉस्टली इक्विपमेंट चाहिए होता है, तो कुछ केमिकल चाहिए होता है, तो इसीलिए ये बहुत टाइम क्या होता है ना, ये संभव नहीं हो पाता है बहुत जगह में। और चौथी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों इंपोर्टेंट बहुत होता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफिकल एग्जामिनेशन। यानी अभी ये बहुत चारों तरफ, मतलब चाहे वो इंसान में या फिर जानवर में, तो ये अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करके जानवर गाभिन है कि नहीं, या जिंदा बच्चा अगर अंदर है वो जिंदा है या मरा है, वो सारा हम अच्छे से बता सकते हैं। तो इसीलिए तो अल्ट्रासोनोग्राफिकल एग्जामिनेशन से आपको बच्चे का लाइव या डेड यानी जिंदा या मुर्दा बता सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत आजकल फेमस है। तो चलिए हम एक बाय एक करके हर तरीके के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव मतलब हम पढ़ते हैं। तो पहला जो है वो है प्रबंधन संबंधी जो है, जो मैनेजमेंटल ये करते हैं। मैनेजमेंटल क्या होता है, मान लीजिए आज 1 तारीख है, ठीक है, आज किसान आपके पास गाय या भैंस लेके आए और आप उसका कृत्रिम गर्भाधान किए उसका। तो गाय का जो रहता है जो ईस्टर साइकिल, ठीक है, वो मान लीजिए 20 से 22 दिन, मोस्ट कॉमनली वो 21 दिन का होता है। किसी में 1 दिन आगे, किसी में 1 दिन पीछे हो सकता है। मान लीजिए हम मतलब जो लेके चलते हैं 21 दिन का है, तो वो 21 दिन तक वो आती है। जब गाभिन नहीं होती है तो वो 22वां दिन या 23वां दिन को क्या होता है, वो फिर से गर्म आती है, ठीक है। तो मान लीजिए वो 1 तारीख को किसान लेके आया और वो आपसे कृत्रिम गर्भाधान करवाया, ठीक है। अब मान लीजिए 25वां दिन हो गया, गाय फिर से गर्म में नहीं आ रही है, ठीक है, हम कहते हैं गर्म में आना। तो मान लीजिए गर्म में नहीं आ रही है, तो हो सकता है, तो किसान क्या सोचेगा, तो हम जो कृत्रिम गर्भाधान करवाए थे, तो हो सकता है वो गाभिन है, इसलिए तो गर्म में नहीं आ रही है। अगर गाभिन नहीं होती तो 21वां 22 दिन पे वो फिर से गर्म में आ सकती थी, लेकिन जब नहीं आती है तो हम सोचते हैं हो सकता है कि वो गाय या भैंस गाभिन है, तो इसीलिए कहते हैं तो 21 दिन के बाद अब पोस्ट ब्रीडिंग होता है ना। ये क्यों होता है, मान लीजिए 21 दिन हो गया, गाय गाभिन नहीं आई, क्यों होता है। एक्चुअली जब अंदर बच्चा बढ़ता है तो एक सीएल बनता है, कॉर्पस ल्यूटेम बोलते हैं, जो जहां अंडे निकलता है ओवरी से, तो वहां से वो कॉर्पस ल्यूटेम बनता है। तो वो जो कॉर्पस ल्यूटेम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो बच्चे को बढ़ने में मदद करता है। तो इसी के चलते तो वो गर्म में नहीं आती है।
तो इसीलिए 21 दिन बाद वो घर में नहीं आते, वो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस में या प्रबंधन संबंधित बहुत बड़ा ये है। सेकेंड चीज है स्पेशल, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि कुछ गाय मान लीजिए वो 3 से 6% गाभिन होते हैं फिर भी वो गर्भ में आते हैं। ठीक है, बहुत बार आप ऐसे कर, हम देखें ऐसे कि इंसेमिनेशन कर दिए, मतलब कृत्रिम गर्भाधान कर दिए, फिर भी 2 महीने बाद गर्भ में आई। ठीक है, तो उस टाइम आप आंखें बंद करके सीधा कृत्रिम गर्भाधान करने में मत लग जाना। उस टाइम क्या करना है, पहले गाभिन जांच करना है। इसीलिए जो हम पहले पढ़े थे, कोई भी कृत्रिम गर्भाधान के लिए आते हैं तो उसका गर्भ जांच करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, गाय गाभिन होते हैं फिर भी वो गर्भ में आते हैं, तो आपका ये काम है, तो आपको निर्णय करना है कि वो गाभिन है कि नहीं है। तो 100 में से 3 से 6% क्या होते हैं, गाभिन होते हैं फिर भी वो गर्भ में आते हैं। तो ये जो ज्यादातर दिखाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला जो 3 महीना उस दौरान दिखता है। और एक इसमें जो है नेगेटिव है वो है 15 से 30%, ठीक है, गाभिन नहीं होते हैं फिर भी वो स्टेज पे नहीं आते, यानी गर्भ में नहीं आते हैं। मान लीजिए 100 गाय जैसे आपने ये कृत्रिम गर्भाधान कर दिए, गाभिन नहीं होते हैं फिर भी ब्रीडिंग के बाद, मतलब यानी जो कृत्रिम गर्भाधान के बाद वो गर्भ में नहीं आते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना होगा ना। और एक चीज है एम्ब्रियोनिक डेथ। कभी कभी क्या होता है, तो गाभिन होते हैं लेकिन वो बच्चा अंदर अंदर वो मर जाता है, मतलब 21 दिन के अंदर अंदर। मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर 16 दिन के बाद, 18 दिन के बाद, मतलब 16 से 17 दिन के बाद वो बच्चा मर जाता है। तो उस दौरान वो फिर भी वो घर में आती है, तो आपको देखना होगा कि वो एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी तो, या भ्रूण जो बढ़ रहा होगा वो तो मरा नहीं है, तो उसको आप भी ध्यान देना होगा। और क्या क्या तरीके हैं, एक तरीका हो गया कि गर्भ में आ रही कि नहीं उससे। दूसरे जो तरीका है कि जो एनलार्जमेंट ऑर्डर, ठीक है, जो थन है वो बड़ा होना लगता है। बहुत बार देखा जाता है जो पहली बार गाभिन हो रही है, ठीक है, तो उसका थोड़ा जल्दी बढ़ता है, ठीक है, लेकिन जो बड़े मतलब जानवर, मतलब 2-3 बार दे चुके हैं, तो उनके जस्ट 2-4 हफ्ते पहले ही होता है। तो इससे भी आपका अगर थन बड़ा हुआ है तो उससे भी देख के बोल सकते हैं। आप देखे होंगे बात करते करते गांव में कुछ बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं बोलते हैं हाँ इसका थन बड़ा होने लगा है, तो जो गाय 3-4 बार बच्चा दे चुकी है तो थन फूलने लगा है कि हाँ तो बच्चे देने का समय आ गया है, तो उसको देख के कह सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जैसे पहली बार जो गाभिन होते हैं तो उनमें क्या होता है कि थोड़ा उससे पहले अराउंड 4 महीने पहले वो थन फूलने लगता है, ठीक है। और एक है कि एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, पेट बड़ा होने लगता है। तो जैसे कि पेट क्यों बड़ा होता है, पहला चीज है कि जैसे बच्चा बढ़ता है धीरे धीरे बढ़ता है, तो बच्चे के साथ साथ उसके चारों तरफ पानी जमा रहता है। हम बोलते हैं फीटल फ्लूइड, बच्चे का जो पानी रहता है वो भी बड़ा होता है, ज्यादा पानी जमा होता है, तो उसके चलते वो पेट बड़ा होता है। तो देख के कोई बोला हाँ तो पेट बड़ा हो रहा है, तो हाँ बच्चा बड़ा हो रहा है, पेट देख के भी कुछ लोग बता सकते हैं। लेकिन इस पे एक कमियां क्या है कि कभी कभी होता है, आजकल तो बहुत जगह ऐसे हो रहा है, पॉलीथीन का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाय क्या होता है खाते खाते पॉलीथीन भी खाने लगे हैं, तो पॉलीथीन तो हजम नहीं होता है, तो क्या होता है वो जाके जहां पाचन होता है, पाचन तंत्र में वो जमा होते जाता है, तो वो भी पेट फूलता है। तो उसको भी देख के कोई बोल सकता है कि हाँ इसका पेट बड़ा है यानी बच्चा होगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि वो जो पेट बड़ा हुआ है या गैस से भरा हुआ है या पॉलीथीन की वजह से भरा हुआ है या सचमुच उसमें बच्चा है, तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है ना। कभी कभी क्या होता है, जो पहली बार जैसे मतलब कि हीफर जो हम कहते हैं, जो पहली बार गाभिन होते हैं, तो ये 6 महीने बाद वो नोटिस में आ जाता है, हम देख के बता सकते हैं। लेकिन जो 3-4 बार दे चुके हैं तो वो 7वें महीने से शुरू होता है। उसके अलावा और एक मेथड है, मतलब और एक तरीका है कि जो गाय का जो हिप रीजन में, ठीक है, जो पीछे वाला पैर के हिस्से सब जो लिगामेंट रहता है, ठीक है, वो थोड़ा लूज होता है। वो क्यों लूज होता है, एक जैसे कि बच्चे देने के टाइम आता है, एक हार्मोन हम कहते हैं ईस्ट्रोजन और एक हार्मोन है रिलैक्सिन,
तो उसके चलते जो पहले टाइट होके रहता था वो थोड़ा ढीला होता है। तो ढीला क्यों होता है? वो मान लो नेचर ने बनाया ऐसे, वो जैसे ढीला होगा रास्ता बनेगा आराम से, जैसे कि वो बच्चा बाहर आ सकता है। तो इसीलिए तो वो हम कहते हैं रिलैक्स पेल्विक लिगामेंट देख के भी हम बता सकते हैं। लेकिन इसमें और एक कमी है। तो क्या है वो? कि कभी कभी जैसे कि सिस्टिक कंडीशन होता है, ठीक है। मान लीजिए फॉलिकुलर सिस्टिक कंडीशन है, जो जहां अंडा निकलता है वहां बहुत सिस्ट हो जाता है, तो बहुत सारे एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन होता है, उसके चलते सारा जो लिगामेंट ढीला होता है। तो वो भी आपको ध्यान में देना है। तो ज्यादातर जितनी भी मैनेजमेंटल या प्रबंधन संबंध जितनी भी का मतलब उपाय है, ठीक है, कभी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है। तो इसमें 100% आप भरोसा नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हमें थोड़ा सोफिस्टिकेटेड या ज्यादा, जिसमें मान लीजिए इसमें मैनेजमेंट मान लो 30% से आपको सक्सेस मिल रहा है, तो हमें उस उपाय को हम अपनाएंगे जो उससे ज्यादा मतलब प्रतिशत बता सकता है कि हाँ गाभिन है कि नहीं। तो इसीलिए हम चलते हैं अगले वाले जो है प्रोसेस या अगले वाले जो उपाय है, वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, चिकित्सीय संबंधित जांच। ये सबसे आसान, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, इस्तेमाल किया था इस प्रक्रिया को। इसमें क्या होता है, जो भी आप सरकारी डॉक्टर होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, इसमें ज्यादा थोड़ा क्या है कि तजुर्बा चाहिए। जो भी गाभिन जांच कराए तजुर्बा चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आया हाथ डाल के देख लिया हाँ गाभिन है गाभिन नहीं है, नहीं, थोड़ा तजुर्बा चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं तो जो होते हैं फॉल्स पॉजिटिव, गाभिन नहीं होते हैं फिर भी बोलते हैं हाँ गाभिन लग रहा है। तो इसीलिए थोड़ा तजुर्बा की जरूरत है, लेकिन ज्यादा इसमें पैसा भी नहीं लगता है और बहुत टाइम ये सही भी होता है। तो चलते हैं उसमें, जो पहला है ट्रांसरेक्टल पाल्पेशन, ठीक है। इस पे क्या है, कितने दिन मिनिमम होना चाहिए? हम बोलते हैं 35 से 40 दिन तक। 35-40 दिन के बाद आप बता सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा 60 दिन 70 दिन हो गया, उस टाइम और अच्छे से आप बता सकते हो। मिनिमम तो बोलते हैं जो 35 से 40 दिन, लेकिन वो बहुत 35 से 40 दिन, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत आपको तजुर्बा चाहिए कि हाँ थोड़ा हल्का सा, मतलब मान लीजिए ये यूटरस है, ठीक है, ये ओवरी मान लीजिए, ये ओवरी मान लीजिए, ये मान लीजिए यूटरस है, ठीक है। तो यहां बच्चा बढ़ रहा है 35 से 40 दिन में, मान लीजिए इतना बड़ा हो सपोज, तो हल्का सा अगर मतलब थोड़ा बढ़ा हुआ है, हल्का सा बढ़ा हुआ है, तो इस कंपैरिजन से तो आपको पता लग जाएगा वो जो तजुर्बे जो ज्यादा दिन का होता है। अदरवाइज ऐसे ही आपको वो नहीं पता चल पाएगा। सो मोस्टली क्या होता है, किसको देख के हम जो कभी जैसे हम परेक्टल हम पाल्पेशन करते हैं, किस बेसिस से हम बोलते हैं कि इसमें जो होता है एनलार्ज यूट्राइन हॉर्न, ये जो यूट्राइन जिसमें बच्चा बढ़ता है, ये थोड़ा कंपेरेटिवली मोटा हो जाता है शुरू से, ये हल्का से उसी हिसाब से रहता है। लेकिन मान लीजिए बाद में जैसे फीटस बड़ा होता है ज्यादा, तो ये भी फूलने लगता है। तो पहला जो है फीटस बच्चे को देखते हैं, प्लासेंटल फ्लूइड या फीटल फ्लूइड भी देखते हैं जो पानी जमा होता है, और एमनियोटिक वेसिकल, ये मान लीजिए एमनियोटिक वेसिकल फॉर्म है, ठीक है, ये है एमनियोटिक वेसिकल, ठीक है, इसको पाल्पेट करते हैं। और कभी कभी स्लिपिंग ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन, मान लीजिए ये है फीटस, ठीक है, इसके चारों तरफ ये है फीटस, ये है मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर पानी जमा होता है, ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन। ये जो वेसिकल एमनियोटिक वेसिकल है, तो इसको आप भी देख के हम बता सकते हैं। तीसरा है बैलेटमेंट ऑफ फीटस, जैसे ऊपर आप ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे प्रेस करोगे हल्का से, उसको उसी हिसाब से बैलेटमेंट ऑफ द फीटस हम बोलते हैं। और प्लासेंटम, प्लासेंटम क्या होता है कि जैसे बच्चा बढ़ता है, उसको खाने पीने तो चाहिए उसको, तो उस टाइम क्या होता है कि फीटस का या बच्चे का एक पार्ट और माँ का एक पार्ट आके जुड़ता है, उसको हम प्लासेंटा कहते हैं। तो उससे भी धीरे वो बड़ा होता है, तो उस जिसके हिसाब से खाना हो या फिर जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो, वो सबका आदान प्रदान होता है। तो वो एक मान लीजिए प्लासेंटम ऐसे होता है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे बड़ा, तो इसमें सब ऐसे विलाई होता है, तो ये इसको हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं। तो इसको हम पाल्पेट करके भी हम बता सकते हैं।
और एक तरीका है फ्रेमिटस। फ्रेमिटस क्या है? जब भी बच्चा बढ़ता है तो एक मिडिल यूट्राइन आर्टरी होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल यूट्राइन आर्टरी। इसमें क्या होता है ना, जो खून जाता है बच्चे के लिए, तो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ये जो नस है वो उतना मोटा होता जाता है। तो उसमें अगर जैसे कि हम यहाँ गर्दन पे यहाँ जुगुलर बन गया है, ठीक है, जुगुलर फोर में से यहाँ जैसे कि दबाएंगे तो वो धक 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 आपको मिलेगा जो इसमें। तो उसी हिसाब से वहां मिडिल यूट्राइन आर्टरी जैसे आप जैसे यहाँ प्रेस करेंगे तो आपको वो पल्सेशन फील होगा। तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं ना। ये डिफरेंट तरीका है। मान लीजिए यूनिलैटरल यूट्राइन हॉर्न एनलार्जमेंट, ये 30 के 90 के दिन के बीच में बता सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो यूट्राइन हॉर्न जिसमें बच्चा रहता है वो एक बलून जैसे दिखता है, ठीक है, और मोस्टली हम इस पे जांच कर सकते हैं, जो बच्चा रहता है उसके ऊपर जो एमनियोटिक वेसिकल रहता है और बच्चे जो पानी, वो पूरा ऑल टुगेदर ऐसे एक मिलकर रहता है बलून जैसे। तो इसको हम कहते हैं जिस हॉर्न पे रहता है बच्चा उसी हॉर्न बढ़ता है, तो इसीलिए बोलते हैं यूनिलैटरल हॉर्न एनलार्जमेंट। दूसरा तरीका है पाल्पेशन, दूसरा जो हम देखते हैं पाल्पेशन ऑफ द एमनियोटिक वेसिकल। तो एमनियोटिक वेसिकल क्या होता है, तो ये एक राउंड टॉर्जिड ऑब्जेक्ट जिसमें बच्चा रहता है, ठीक है, और वो एलेम्पिक फ्लूइड में घूमता है। तो ये 30 से 50 दिन के अंदर वो देखते हैं। लेकिन जब भी इस स्टेज में हम देखते हैं, ध्यान रहे जैसे देखते हैं बच्चे, उस टाइम कार्डियक रप्चर ना हो। मान लीजिए छोटा सा है वो फिटस, आप उसको आप जो बहुत हार्शली देखते हो तो उसमें कैसे दबा के देखोगे तो क्या होगा, जो बच्चा बढ़ता होगा उसका धड़कन वही आप मतलब क्रश कर दोगे ऐसे। तो उसमें क्या होता है ना, जो धड़कन होता है उसका जो वो बंद हो जाएगा, तो हार्ट रप्चर होगा तो फिटस वहीं मर जाएगा, तो फिर वो अबॉर्शन हो जाएगा, मतलब ऑब्जर्व हो जाता है। तो इसीलिए ये जो बहुत एसेंशियल केयर देना है। तीसरे जो है उसमें है एलेंटोक्रिन, और इसको मोस्ट कॉमनली जो बहुत बोलते हैं स्लिपिंग ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन। तो 2 लेयर जैसे मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जैसे थंब और इसमें इंडेक्स फिंगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो वो स्लिप होगा, तो उसको हम कहते हैं स्लिपिंग ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन। और मोस्टली ये क्या होता है 40 या 90 दिन के अंदर अंदर आप इसको देख सकते हो। फिर आता है पल्पेशन ऑफ द अर्ली फीटस, मतलब जो फीटस को फर्स्ट टाइम कब कर सकते हैं 45 से 50 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और प्लासेंटोम्स क्या है, जैसे मैं बोला था ऐसे ही ये जैसे प्लासेंटोम्स है, इसमें विलाई है, ठीक है। तो ये प्लासेंटोम है, इसको 100 दिन के अंदर के बाद 100 दिन के बाद आप देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है इसका नंबर और जो साइज वो बढ़ता जाता है। तो जैसे होता है ना कि आप एक बोरा आलू जैसे लाते हैं, तो आलू बोरे के अंदर आलू एक एक जैसे छोटे छोटे आलू रहता है ऐसे, तो वो वैसा ही आपको महसूस होगा। इसलिए बोलते हैं द यूट्रस जो गर्भाशय है वो सैक फुल ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे आलू जैसे वो हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे मान लीजिए 100 से मतलब ऐसे ही लगभग वो बढ़ते जाता है, धीरे धीरे नंबर है। अभी क्या है कि पाल्पेशन में मिडिल यूट्राइन आर्टरी जैसे बोला कि 90 दिन के आगे आप इसको देख सकते हो। लेकिन इसमें एक ध्यान रहे, और एक है इंटरनल इलियाक आर्टरी, ठीक है। इसमें जो इंटरनल इलियाक आर्टरी रहता है, ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है ना कंफ्यूज करता है। गाभिन नहीं है लेकिन जैसे आप हाथ देके ऐसे प्रेस करोगे तो वो आपको जो नशे में जो धड़कन मतलब ऐसे रहता है, खून जो चलता है वो आपको पता चलेगा। लेकिन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जो इंटरनल इलियाक आर्टरी रहता है वो मांस के अंदर पूरा दबा हुआ रहता है, ऐसे आसानी से आपको नहीं मिलेगा। हाँ जरूर जैसे फील होता है, जैसे ब्लड जाता है वो पता चलेगा, लेकिन वो बहुत मांस के अंदर रहता है। लेकिन जो मिडिल यूट्राइन आर्टरी रहता है वो खुला रहता है, ठीक है। तो वो आप ऐसे उंगली में ऐसे आपको ट्विस्ट कर सकते हो। तो बस यही एक तरीका है। और गर्भावस्था जैसे 90 दिन के ऊपर जैसे 4, 5 महीना 6 महीना में देखोगे तो उसमें और तेजी से खून जाता है। जैसे कोई पानी में पाइप में पानी जैसे देते हैं, जैसे पाइप के अंदर जैसे पानी जाता है, कोई पाइप पकड़ लो और जोर से ऐसे फील होगा, तो उसी हिसाब से वो मिडिल यूट्राइन आर्टरी में जो खून जाता है वो आपको फील होगा। तो उसको देख के आप भी बता सकते हो। उसके अलावा सर्विक्स जो मेन जो हम बोलते हैं जैसे गर्दन जैसा मतलब सर्विक्स जो है, तो उसको भी फील करके हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे जैसे सर्विक्स हम देखें एक्सटर्नल ऑस जो छेद होता है वहां हमें
ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाभिन जो होता है वो सर्विकल ग्लैंड से वो सिक्रीशन होता है, तो जेल जैसा पूरा जैसे ये सर्विक्स है वो बंद हो जाता है। मान लीजिए ये एक्सटर्नल ऑस है, तो यहाँ ज्यादा प्रेशर देके ओपन करने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, जो गाभिन नहीं होते हैं तो उनका सर्विक्स ऐसे ही मतलब फ्री मूविंग रहता है, लेकिन जब गाभिन होते हैं उसका साइज बढ़ता है और 7 मतलब 5-6 महीना हो गया वो पेट की तरफ पूरा वो नीचे चला जाता है, जो पहुंचना भी मुश्किल होता है। और एक चीज है पाल्पेशन ऑफ द ओवरेज, जहां अंडे निकलता है, ठीक है। उससे कैसे जान सकते हैं, कभी कभी जो गाभिन होते हैं, जो मैंने पहले बताया कि जो जहां से अंडा निकलता है, ठीक है, तो वहां क्या होता है, पूरा एक सीएल बनता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटम है यानी वो गाभिन है, वो गाभिन मतलब गाभिन है यानी कॉर्पस ल्यूटम है। ऐसा नहीं है कि कॉर्पस ल्यूटम है यानी गाभिन होगी, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि पायोमेट्रा होता है जिसमें गर्भाशय माद भर जाता है, हाइड्रोमेट्रा है मतलब पानी भरा रहता है, बच्चा नहीं रहता है, तो उन सब कंडीशन में भी कॉर्पस ल्यूटम रहता है। तो इसीलिए ये मेथड थोड़ा ध्यान देना है, अगर गाभिन है तो कॉर्पस ल्यूटम होना जरूरी है, ठीक है। तो मोस्टली 22 से 24 दिन के बाद आप इसको जांच कर सकते हैं। प्लासेंटम के बारे में जो अभी है ना हमने आपको बताया, जो माँ के कुछ पार्ट्स और बच्चे के कुछ पार्ट मिलके जो प्लासेंटम बनता है, तो उसको हम प्लासेंटम कहते हैं। जो प्लासेंटम 60 से 70 दिन के बीच फर्स्ट आप वो फॉर्मेशन आप देख सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेकिन अगर 75 से 80 के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे वो साइज बढ़ने लगता है, नंबर भी बढ़ने लगता है, ठीक है ना। मान लीजिए प्लासेंटम तो पूरा सारा गर्भाशय में है, लेकिन जिस मिडिल में जो बीच के जो जगह है जहां बच्चा है, तो उस एरिया में क्या होता है, जो प्लासेंटम्स है वो थोड़ा बड़े होते हैं। और किसके कंपैरिजन से, तो जो आगे रहते हैं या सर्विक्स के पास रहते हैं उनके तुलना में, तो वो जो बीच वाले जो फीटस को या बच्चे को जो अटैच होते हैं, जो लगे हुए रहते हैं, तो उनका साइज बड़ा रहता है। इसके अलावा हम वाइजिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करना है, वाइजिनल स्कोप से देखेंगे, अगर सर्विकल सील है, जैसे बोल रहा था सर्विक्स टाइटली पैक्ड है और सर्विक्स का साइज बड़ा हो रहा है, तो उससे हम पता चल सकता है। और सेकंड है कि बच्चे का जो धड़कन है उसको भी हम जान के, उसमें क्या होता है थोड़ा उसमें कि डिफिकल्ट थोड़ा कोई को मुश्किल होता है, क्योंकि गाय या भैंस का जैसे होता है ना, इतना बड़ा पेट होता है या मोटा चमड़ा होता है, तो उसके थ्रू में जानना कभी कभी ऐसे नहीं कि हमेशा, कभी कभी मुश्किल हो सकता है। तो इससे बेटर है कि आप पेरेक्टल एग्जाम करके भी कर सकते हो, ठीक है। और फीटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फीटस होता है या ट्विन प्रेगनेंसी होता है या फीटल ममीफिकेशन होता है जिसमें बच्चा मर गया हो, तो इसमें आप जान सकते हो बच्चा जिंदा मरा, इसमें भी आप जान सकते हो। अगर जिंदा है तो धड़कन चल रहा है तो आपको इस चीज में आ जाएगा, अगर मरा है तो नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से आप ट्विन प्रेगनेंसी को आप फीटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से जान सकते हो, ठीक है। बहुत बार ये एग्जाम में भी आता है कि फीटस का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता रहा हूं, जो बच्चा बढ़ता है तो हर महीने का साइज किस हिसाब से होता है। मान लीजिए 2 महीने का है, वो छोटा चूहा जैसा लगेगा, 3 महीने में बड़ा चूहा बनता है जैसे माउस और रैट होता है, 4था महीने में छोटा बिल्ली जैसे बनता है, 5वां महीने में लार्ज कैट या बड़ा बिल्ली जैसे दिखता है, और 6 महीना में एक बीगल डॉग जैसे वो बच्चा बढ़ता है। जैसे बच्चा बढ़ता है वो उसका साइज जैसे एनिमल के हिसाब से हम दिखाए हैं ना। इसके बाद क्या आता है कि लैबोरेटरी डायग्नोसिस। लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, कोई भी प्रयोगशाला में हम जांच करते हैं उसको हम कहते हैं लैबोरेटरी डायग्नोसिस। उसमें फर्स्ट जो है ईपीएफ, अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर। तो अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसेंट, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये क्या करता है, जैसे प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये बच्चा सिग्नल कर देता है, यस मम्मी आई एम प्रेजेंट, तो मुझे बाहर नहीं निकलना। क्योंकि जो बच्चा डेवलप होता है वो शरीर के लिए एक फॉरेन बाहर की वो ऑर्गन है, मान लीजिए बाहर की सब्सटेंस है, तो इसको दूर करने के लिए बॉडी सारा कोशिश करेगा, जो इम्यूनो सिस्टम रहता है। तो अगर बच्चा है मतलब गाभिन है तो बच्चा एक सिग्नल सेंड करता है कि हाँ मैं अभी गर्भाशय में हूं तो मुझे बाहर मत निकालो। तो उसके तरफ ये जो इम्यूनोसप्रेशन ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीशन होता है। तो मोस्टली 6 से 48 आवर तक
वो सिक्रेशन होना शुरू होता है। लेकिन ऐसे तो कहते हैं 3 दिन के बाद हम जांच कर सकते हैं, लेकिन अगर 7 दिन के बाद हम जांच करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और ये पहला क्या है कि मॉर्टन ने माउस में इनको पहले देखा है, मतलब आइडेंटिफाई किए थे बाय रोसेट इनहिबिशन बायोअसे, ठीक है, RIB मेथड से। तो ये एक है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगता है, आपको किट लाइए, ये सब की थोड़ा जरूरत है। इसके अलावा एक मेथड है प्रेगनेंसी स्पेसिफिक प्रोटीन बी, ठीक है। प्रेगनेंसी स्पेसिफिक प्रोटीन मींस वो अगर गाभिन है तो वो प्रोटीन सिक्रेशन होता है। तो ये मोस्टली कॉमन क्या होता है, जो 24 दिन बाद हम इसको जांच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर बहुत सही तरीके से अगर कोई नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ना हो तो 28 से 30 दिन के बाद हम उसको एलाइजा या फिर रेडियो इम्यूनोएसिड से हम जांच कर सकते हैं। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसका हाफ लाइफ ज्यादा रहता है। हाफ लाइफ ज्यादा होता है मतलब मान लीजिए 3 दिन तक रहता है। तो इसीलिए कभी कभी होता है बच्चा दे दिए है फिर भी वो खून में आएगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी वो माँ की जो शरीर में खून में ऑलरेडी है वो। तो इसीलिए मान लीजिए बच्चा दे दिया लेकिन सैंपल आ गया, आप जांच करोगे वो तो पॉजिटिव दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी उसमें प्रेगनेंसी स्पेसिफिक प्रोटीन बी है, तो इसलिए रिजल्ट आ रहा है। तो ये एक फॉल्स पॉजिटिव इसमें दे सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जिस टाइम पे आप कर रहे हो, मतलब सैंपल कलेक्शन कर रहे हो, वो ऐसे नहीं कि भाई बच्चा दे दिया फिर भी आप करा रहे हो, ठीक है। और एक भी प्रोटीन जो सीरम प्रोटीन एसोसिएटेड है वो है PSP60, ठीक है, लेकिन वो 28 दिन के बाद आप जांच कर सकते हैं। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। अभी हार्मोनल एसे की तरफ हम चलेंगे। प्रोजेस्टेरोन क्या है आपको बताया था, कोई भी जैसे प्रेग्नेंट होती है तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन करता है, वो बच्चे को मेंटेन करने के लिए, ऐसे कि ना बाहर ना निकल जाए, मतलब गर्भपात ना हो जाए, ठीक है। तो वो जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होता है उसको हम जांच करके बता सकते हैं दूध में या फिर खून से। तो मोस्ट कॉमनली जो ज्यादातर हम 21 से 24 दिन के दौरान हम उसके बाद हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूरेसी हम देखेंगे कितना गाभिन ये मतलब सही से है, प्रेगनेंसी के लिए 75% हम मान लीजिए 80 से 70 मतलब 70 से 80 मान लीजिए, बीचों बीच मानते हैं 75% तक सही कहता है, ठीक है। लेकिन जो गाभिन नहीं है मतलब उसमें प्रोजेस्टेरोन कम होगा, तो उस हिसाब से नॉन प्रेग्नेंट ये जो गाभिन नहीं है उनके लिए 100% वो दे सकता है, ठीक है। नाउ इस पे क्या ध्यान देना है कि कब AI हुआ है ध्यान देना है, ठीक है। जो गाय का 28 दिन मतलब लंगर या शॉर्ट जो गर्भ में आती है ये भी ध्यान देना है, और बीच में कोई बच्चा तो मरा, एम्ब्रियोनिक मोटर भ्रूण तो मरा नहीं, वो भी ध्यान में देना है। इसके अलावा अगर कुछ सिस्टिक कंडीशन है जिसके वजह से उस प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन हो रहा है वो भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आता है ईस्ट्रोजन सल्फेट। ईस्ट्रोजन सल्फेट क्या है, जो फीटस डेवलप होता है वो फीटोमेटल एक्सिस या कॉन्सेप्टस से ये ईस्ट्रोजन सल्फेट सिक्रेशन होता है। यानी अगर वो फीटस है तो वो ईस्ट्रोजन सल्फेट सिक्रेशन करेगा, उस हिसाब से हम उसको जांच करके गाभिन बता सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, अगर हम दूध में देखेंगे तो 1 से 5 दिन बाद, अगर प्लाज्मा में देखेंगे तो 72 दिन के बाद हम ये जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन 75 दिन 100 दिन होता है तो काफी लेट हो गया, तो उससे पहले तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, परेक्टली हाथ डाल के हम देख सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जो चौथा और आखिरी जो ये है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत आजकल बहुत कॉमनली मिलता है, मतलब हर जगह आप अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल्स में, इवन बहुत सारे जो राज्य सरकार ने बहुत सारे जो वेटनरी डिस्पेंसरीज है जो जानवर को जहाँ हॉस्पिटल है तो वहाँ अल्ट्रासाउंड उपलब्ध कराए हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो साधारणतः यूज होता है बी मोड या रियल टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी यूज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, तो 28-30 दिन के बाद आप वो जांच करके बता सकते हो। अगर आसपास मतलब कम दिन में जांच करते हो तो 77.5 मेगाहर्ट्ज का यूज कर सकते हो, या अगर लेट प्रेगनेंसी के यूज कर रहे हैं तो ये 3.5 से 5 मेगाहर्ट्ज का यूज कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड में क्या दिखते हैं, जैसे एक्यूस्टिक शैडो होते हैं, जैसे कुछ बच्चा होता है उस पर अगर हम स्कैनर रखते हैं, जो प्रोब रखते हैं, जो एक्यूस्टिक शैडो बनता है वो देखते हैं। फिटल फ्लूइड दिखता है जो एनीकोइक टाइप का,
या फीटस रहता है और फीटल हार्टबीट, ये सब आपको दिख जाएगा अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, या अल्ट्रासोनोग्राफी एग्जामिनेशन में। तो उसको आधार पर आप बता सकते हैं गाभिन है या नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे मेथड है। तो कौन सी दिन पे कौन सा टेस्ट एज पर, मतलब अगर शुरू से लेके चलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए 23 से 21 दिन हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत एक्सपर्टाइज इसमें जरूरत है, ठीक है। 21वां दिन तक, 23 नो डाउट लिखा है, लेकिन मोस्टली 21-22 दिन तक हम कर सकते हैं, ठीक है। फेल्योर टू रिटर्न, अगर 21 दिन तक 21 दिन बाद गर्म मतलब नहीं आ रही है तो वो गाभिन हो सकती है। तीसरा है प्रोजेस्टेरोन, कब तक कर सकते हैं, 21 या 24 दिन पे, ठीक है। प्रेगनेंसी स्पोर्टिव प्रोटीन बी, वो है कब, 24वां दिन पे। मेम्ब्रेन स्लिप 33 दिन पे। अगर यूनिलैटरल एक साइड अगर जो गर्भाशय अगर बढ़ रहा है तो वो है 35 दिन में। और सबसे जो अर्ली फीटस, जो पहले जो फीटस डेवलप होता है उसको 45 या 60 दिन में कर सकते हैं। और प्लासेंटम जो है वो 80 दिन पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो फेमिटस जानते हैं वो 90 दिन के बाद, और ईस्ट्रोजन सल्फेट को जाने के लिए 105 दिन। और जो फीटस बड़ा हो जाता है, थोड़ा 4 महीने जैसे हो जाता है, आराम से आप जान सकते हो, वो है 120 दिन, यानी 4 महीने, ठीक है। ये हो गया आपका सारा गर्भ जांच करने। ना गर्भावस्था जांच करने के टाइम क्या क्या ध्यान देना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। गाय या भैंस, कभी भी कोई भी जैसे जानवर गाभिन है, उसको जब भी जांच करने जाते हैं वो ना डरे, क्योंकि स्ट्रेस में आते हैं, उसके बाद कॉर्टिसोल रिलीज होता है जिसकी वजह से वो बच्चा गिरा सकती है। तो हमेशा ये ध्यान में देना है कि वो ना डरे, ठीक है। सेकंड है कि जब भी फॉरेक्टल एग्जाम आप कर रहे हो तो सफिशिएंट लुब्रिकेशन होना चाहिए, और जो ग्लोव्स आप यूज करो फुल हैंड ग्लोव्स, उसका कोई एडजस्ट ना हो कि उसको इरिटेशन करे, ठीक है। तीसरा है कि रफ हैंडलिंग, जैसे मैंने बताया एमनियोटिक वेसिकल आप जांच कर सकते हो, लेकिन अगर रफ हैंडलिंग कर उसको दबाए या ऐसे मरोड़ रहे हो तो उसमें क्या होगा, बच्चे का डेथ भी हो सकता है, बाय मतलब कार्डियक रप्चर होकर मर भी सकता है। तो ये सब देखने के बाद आप थोड़ा ध्यान देना है, और कौन सी मेथड से आपको करना है ये आपके उधर मतलब रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, और कितना पैसा लगता है। ऐसे नहीं कि आपका कोई गरीब किसान आया, आप सीधा बोल दो कि भाई 200 रुपया 500 रुपया अल्ट्रासाउंड करके कर लेंगे, लेकिन जबकि छोट कम उपाय में आप बोल सकते हो, तो उसको भी आपको किसान की हित में भी देख के आपको लेना है, निर्णय लेना है। हम आखिर सोपान पे पहुंच चुके हैं। तो ये हम आखिर में बोलेंगे कि जो गाभिन जांच करते हैं, ठीक है, हमेशा कौन सा उपाय से आप गाभिन जांच करेंगे, ये किसान के हित में सोच के लेना है, और कौन सी आपके पास है जो हम बोलते हैं रिसोर्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा है कि जब भी गाभिन जांच कीजिएगा तो हमेशा जानवर की जैसे कोई डरा के या फिर ऐसे भगा के नहीं कराना चाहिए, जानवर को आराम से बांध के उसको कहिएगा, जैसे बिना डरे, ठीक है। और अगर अल्ट्रासाउंड आपके पास है वो सबसे बढ़िया है, बच्चा जिंदा है या मरा है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हमेशा ऐसा चुनिएगा जो पूरा एक्यूरेट हो, 100% सही हो, और कम समय पे आपको बता सकता है। चलिए, ये और पढ़ने के लिए अगर ज्यादा आपको पढ़ना है कुछ इसके बारे में, तो ये 3 किताब आपका है, या आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से दिया है, जैसे फोटोज वगैरह भी दिए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे टेबल्स भी है, और ये कैसे कैसे मेथड में भी कैसे जांच करेंगे ये भी बढ़िया से दिया है। धन्यवाद।